बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज सारे तेलंगाना के जर्नलिस्ट के रहनुमा हुए, सबको मैं नए तेलंगाना की मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि 2.5 साल के बाद पहली मरतबा उर्दू जर्नलिस्ट का प्रोग्राम हो रहा है और मुझे इसमें इन्वाइट किया गया, उसका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और यहाँ पर डेस्क पर बहुत से हमारे जर्नलिस्ट और हमारे बहुत से दोस्त अहबाब मौजूद हैं और यहाँ भी बहुत से जर्नलिस्ट हमारे दोस्त अहबाब हैं। हम तेलंगाना के 14 साल मुसलसिल जर्नलिस्टों के साथ गुजारते थे तहरीक के लिए, और मैं उन तमाम लोगों का दिल की गहराई से शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने इस तेलंगाना मूवमेंट का दिल जोड़ कर साथ दिया। और तेलंगाना मूवमेंट में अखबारों ने भी, उर्दू अखबार ने भी बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, खासतौर से सियासत पेपर का उसमें बहुत बड़ा रोल रहा। और हमारे दूसरे पेपर भी रहे, सहारा पेपर भी रहे, मुंसिफ भी रहे, रहनुमा भी रहे। उर्दू पेपर मुसलसिल वो लोग तेलंगाना की तहरीक से जानते थे, तेलंगाना की तहरीक और तारीख। तेलंगाना वो तेलंगाना था एक जमाने में जो वर्ल्ड में सबसे रिचेस्ट कंट्री कहा जाता था। हमारे 68 साल के अंदर ऐसा तेलंगाना हमें मिला जो बहुत हमारे साथ नाइंसाफी के बाद तेलंगाना मिला है। तो आज हम इस तेलंगाना को फिर से हमारे सीएम साहब डेवलप करना चाहते हैं। जब तक हमारा मीडिया हमारे साथ नहीं रहा, हम उसे डेवलप नहीं कर सकते। इस प्रोग्राम के लिए मुझे इन्वाइट किया गया है और मैं ये भी चाहता हूँ कि हमारे जर्नलिस्ट भी अच्छी तरह अच्छी जिंदगी गुजारें। आजकल बहुत कॉम्पिटिशन होगा, मैं भी अंदर यही बताया माजिद भाई से कि बहुत से जर्नलिस्ट ऐसे हो गए कि विदाउट जर्नलिज्म कोर्स करने आते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, एक्सपीरियंस के बाद आते हैं, सैलरी उनकी बहुत कम है। और बाद लोग मुझे, मैं भी छोटा सा कभी अभी हाथ में एक टीवी उर्दू चैनल का मेरी तरफ से छूट जाऊँ, तो बाद लोग मुझसे डिमांड करें कि सैलरी नहीं भी रहा तो फिर बात देता वो माइक का दे दिया तो बात करोगे। बोला भाई दीजिए कैसा, आप बताइए आप कैसा दीजिए भाई, अगर आप खाली अगर आपको हाथ में अगर लोगों दे दिया जाए तो आप फिर अपने जी बच्चों की तरह पालेंगे। तो हम, क्योंकि सहाबत में हर एक आदमी को आने का शौक हुआ है, बहुत से लोग उससे वाकिफ नहीं है। आज जो ट्रेनिंग क्लास रखाई गई रखी गई है, मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ। साथियों को बहुत जरूरत है ट्रेनिंग की, बहुत जिंदगी है, बहुत किताबें का मुझे भी पढ़े और वेंकैया नायडू साहब तो बहुत बड़े आदमी, बहुत मुखातिब करके गए और बहुत अच्छे साथी बहुत है। कुछ लोग ऐसे हैं, मैं अभी माजिद भाई से भी एक बात बोला, मुझसे जो है कुछ दिन पहले एक टीवी चैनल वालों से पूछा कि सेक्रेटरीट की मस्जिद तोड़ी जा रही है, सेक्रेटरीट बनाने के लिए। मैं बोला मैं तो आप ही से सुन रहा हूँ, मुझे तो आज तक पता नहीं सेक्रेटरीट बन रहा हूँ, सुन रहा हूँ। पहले दूसरी जगह था, बात नई जगह मुद्दा आप करें। अब सेक्रेटरीट आंध्रा के 10 साल का एग्रीमेंट था, वो लोग कुछ दिनों में खाली करने वाले, यही कुछ सोच के बनाएंगे, तो मस्जिद तोड़ी जा रही है। अरे मस्जिद का तो मुझे इसमें आप ही बता रहे, मुझे क्या मालूम मस्जिद तोड़े तो। मगर कभी हमारा सीएम का बहुत सेकुलर आदमी है, तो कोई मस्जिद तोड़ के बनाने की जरूरत नहीं है। जगह हिंदुस्तान हमारे तेलंगाना में इतना शॉर्टेज नहीं होगा कि मस्जिद तोड़ के मस्जिद की जगह सेक्रेटरीट बना जाए। तो दूसरे दिन टीवी के अंदर रहना रहा कि मस्जिद तोड़ी जा रही, डिप्टी सीएम लाइव। तो बात की जो है लोगों को भी नाराजगी होती है, लीडर्स को भी होती है, आवाम को भी होती है। तो मैं काफी भाइयों से यही चाहता हूँ, कंट्रोवर्सी न्यूज में मत जाइए और खासतौर से क्रिमिनल का ख्याल रखिए। देखिए घर में अगर मियाँ बीवी बच्चे जिस घर में खुशहाल रहते, मिलजुल के रहते, वो घर तरक्की करता है। और जिस घर में मियाँ बीवी में इख्तिलाफ है तो घर का देखिए बहुत बुरा हाल हो जाता है, बच्चे परेशान रहते हैं। जब तक वो मियाँ बीवी लड़े, बच्चे लड़े आपस में, जिंदगी में घर में इंतजार रहा तो मर्द आदमी भी कुछ लोग मुझसे मिलकर रहते। मैं बोलता हूँ मैं घर में जाते कब जाते होगा क्या, मेरे को तो जाने दो। तो मतलब आप घर को रहते परेशानी रहती, तो जितना बाहर है रात में 2 बजे जाना, सोना सुबह 6 बजे उठ के बाहर निकलना। होटल में खा लेते, मैं बोलता भाई होटल में खा लेते, तो घर में अगर कुछ लेके जाएंगे तो पका के खा सकते। आप तो बच्चे भाग में रहे था, औरत किरकिरी करती था तो जाने से क्या फायदा, ऐसा होता। तो जब जिस घर में मोहब्बत बढ़ती है तो वो घर में जब प्यार मोहब्बत आते तरक्की हो सकती। उसी तरह स्टेट में भी सारी कौमों के लोग अगर मिलजुल कर है तो खास तौर से छोटे छोटे मकसद होते हैं हर जगह। अंडे खरीद के लाए तो गंदा भी निकलता है, मतलब हम गंदे होंगे पूरे अंडे को फोड़ के देखते हैं। तो वैसे एक आदमी खराब रहता है, उसके माहौल खराब रहता है, गलती करता है, हर खास भी करता है। कोई बात ऐसी नहीं है जिसमें अच्छे भी लोग होते हैं और मैक्सिमम अच्छे होते हैं। इक्का दुक्का बुरा होता है, उससे किसी कौम को जोड़ना। मैं कल एक बात इंटरनेशनल पीस कॉन्फ्रेंस में बात करा कि एक बात जो है, मैं और सीएम साहब प्रोग्राम से आ रहे थे, आते आते जो है मक्का मस्जिद में बम ब्लास्ट हुआ और उसी दिन अजमेर शरीफ में भी बम ब्लास्ट हुआ। उतरने के साथ ही मीडिया के लोग सीएम साहब से पूछने लगे, क्या साहब बम ब्लास्ट आपको स्टेट में तेलंगाना मंग रहे हैं,
ये बमला साहब और बाद में कितने होते हैं? सीएम साहब बोले ये एक साजिश है, मक्का मस्जिद जैसे इबादत गाह में, अल्लाह के घर में और अजमेर शरीफ जैसे मुकद्दस मुकाम में कोई भी मुसलमान बमलास नहीं कर सकता। ये बदलाव करने के लिए एक साजिश, एक माहौल बिगाड़ने की साजिश है। ये गलत है नहीं आपको कि उन कर रहा इन कर रहा, आपको सब पता चल जाएगा 2-4 साल पहले वाले, आप देखिए सब पता आप लोगों को चल गया कि कौन किसमें इस्तेमाल थे। एक साजिश होती है लोगों में नाइंसाफी डालना, तो मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है। कई मीडिया से ऐसा होता है हादसा होने के 1 मिनट के अंदर किसी न किसी को नाम बता दिया जाता है, किसी न किसी की तरफ बता दे, पर उसकी हकीकत आगे जाके कुछ और निकलती है। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कई कोर्टों में कई केसों के बाद जो लोगों पे केसेस बुक किए गए थे वो बाद में बरी हो गए। तो मीडिया का भी काम है कि बहुत यकीनन हमें अच्छी बुक छपना चाहिए। एक जर्नलिस्ट को किस तरह जर्नलिस्ट बनना चाहिए, क्योंकि हर आदमी तो डिग्री याफ्ता नहीं होता। बिजनेस करे तो पूरे MBA आगे तो बिजनेस से करे, ठेला मंडी बेचते तो चाय की मंडी से भी हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन सकता, तो हर आदमी हर चीज कर सकता है। तो मगर तो अपने आप को काबिल बनाना पड़ता है। तो काबिल बनाने के लिए एक अच्छे सिस्टम से आप काम करेंगे तो ऑटोमेटिक जो है हर फील्ड में अपनी आ सकता है। भाई जर्नलिज्म करा थे उसको जर्नलिस्ट रखिए, नहीं तो नहीं रखिए बल्कि नहीं कर सकते। तो आदमी अपनी अपनी जिद्दोजहद अपने अच्छे काम से सीखत भी होते हैं। कई छोटे जर्नलिस्ट आते हैं वहाँ पर, हम उनके खड़े रहकर मिलते हैं, क्योंकि वो हमारे बुरे वक्त में हमारा साथ दिए होते थे, हमारी इज्जत करे, आज हम उनकी इज्जत करना पड़ता है। आदमी हम तो लीडर है भाई, आते जाते रहते, 5 साल मिलेगा 10 साल जब मौका मिला काम करते, मगर आप तो अपनी जगह 50 पार्टियों को देख चुके हैं। कई ऐसे लीडर है जो 20-25 साल से हर पार्टी के साथ रहे काम कर चुके हैं, पर जो चीज हुकूमत अच्छा करती है उसे उभारना चाहिए। हुकूमत के जो अच्छे स्कीम्स आते हैं उसे डेवलप करना चाहिए, ताकि लोगों तक इस बात का लोगों को पता चले स्कीम से इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, आपकी तनकीद भी जरूरी है। बाद लोग मुझे कहते हैं अरे मीडिया वाले, अरे नहीं भाई, अब गलती करेगा मीडिया ने बोला तो क्या करेगा, लिखना ही पड़ता मीडिया को। अगर आपके डिपार्टमेंट में कुछ गलती हो रही है तो मालूम तो सबसे पहले आपको अफवाह होता है। वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो कभी जब का जब दिखा हुआ धर्म तो फुर्सत नहीं रहती जब चला, तो प्रिंट मीडिया तो क्या करते जब हम सुबह उठते तो पहले फ्रेश होने के साथ टेबल पे अखबार रखते। और मैं हमारे CM साहब को देखा, उन लोग कब से 14 साल पहले 16 साल पहले लोग बोलते थे CM साहब आपके 11 बजे उठते 12 बजे मीडिया में होते थे मेरे। मैं जब देखता था तो उन अखबार घर पे लाके डालने तक देर होती बोल के उनका आदमी 4 बजे रात को जाके GPO से पूरे अखबारों का इकट्ठा करके लाता। CM साहब कम से कम 3 घंटे रोज जम्मू में चलाते थे, 3-4 घंटे। आज भी हो यार, सुबह 5, 5:30, 6 बजे से बैठते थे, वो 9 बजे तक मुझे अखबार ही देखते थे। तो उससे वो पूरे मालूमात होते कि हालात किस तरफ जा रहे हैं, किस तरफ आ रहे हैं। तो हमारे खासतौर से पॉलिटिकल लीडरों के लिए जर्नलिज्म तो तोहफा अल्लाह का एक बताओ, क्योंकि हम घर बैठे आपको चीज बता देते कहाँ क्या प्रॉब्लम हो रहा, कहाँ क्या गलती हो रही, कौन से डिपार्टमेंट का करप्शन चल रहा, कौन सी जगह जमीन पे जैसा मैं रेवेल हूँ, कौन लाइन जगह पर कब्जा कर रहे, कौन भक्ति जमीन पे। तो आप सुबह उठते पहले आपसे मालूम होता, डिपार्टमेंट से मालूम होने से पहले। तो हम क्या करते हैं कटिंग, हमारे आदमी को बोलते जो भी हमारी डिपार्टमेंट की कटिंग है तो सुबह जाके काट के हमारे सामने रख दो, अब रिपोर्ट देखा था सीधा हमारे दफ्तर भिजा देते, ऑफिस भिजा के वहां से हमारे सेक्रेटरी को बोलते थे जो कलेक्टर को इंतजाम करो कि लैंड के बारे में क्या हुआ इसकी रिपोर्ट भिजाओ। तो मीडिया से बेहद हर इंसान को बहुत बड़ा फायदा है। आप लोग अपनी बाद में तो मुझे देख के यकीनन अफसोस होता है, अरे देखो भाई अल्लाह में मीडिया वालों को इतनी बड़ी ताकत देने के बाद बीतती बारिश में दिखते हैं, कहीं से पुलिस धकलते रहती है, एक तरफ तकलीफा उठा के न्यूज लेते रहते हैं, फोटो में किसके लहंगों के लेते हैं और किसके लेते लीडरों के लेते। आपके जाति तो फायदा नहीं, पर आप ये चाहते कि हर जगह चाहता कि रिपोर्टिंग अच्छी से अच्छी हो, लोगों को अच्छे अच्छे से मालूमात हो। मगर ट्रेनिंग क्लास की बहुत सख्त जरूरत है और हुकूमत की तरफ से ये तेलंगाना हुकूमत यकीनन अवाम की है। मैं एक बात का आपके सामने एतराज भी करना चाहता हूँ, खजाने में थोड़ी तंगी है हमारी। किस तरह तंगी है हमें कि हमारे पास बड़े बड़े प्रोजेक्ट क्यों है। अब बोले नई स्टेट है, नहीं बता तो सुने, अब नई स्टेट है, 2 साल में 2.5 साल में इंडिया में नंबर 1 होना मुश्किल आसान बात नहीं है। पैसा जितना मेरे घर में रहेगा, मैं भी कभी जिंदगी में मकान बनाया या जायदाद खरीदा, मेरी जरूरत का 20,000 जगह बेचा, लोगों से कर्जे लिया, लेने के बाद आहिस्ता आहिस्ता आ गया। अब ये नई हुकूमत है, 2-2.5 साल के अंदर CM साहब ने मिशन भगरता, मिशन काकतिया 2 स्कीम पर बहुत बड़ा खर्चा हो रहा। मिशन भगरता में हमें 80 लाख कनेक्शन दिए जा रहे हैं, 1 रुपये में करें। आप बताइए पीने का पानी सारे तेलंगाना में भिजा रहे थे। हैदराबाद के आपके लोगों को पानी मिलता, किसी ने नल बंद रहा तो आपको पता चलता पानी की क्या तकलीफ है। 2-2 किलोमीटर से लोग पानी लाते हैं, पीने का पानी 3-3 किलोमीटर से। ये पहली हुकूमत है जो 4 साल 5 साल के अंदर पूरे तेलंगाना में पानी प्रोवाइड करना चाहिए घर घर।
और उसके लिए 1.5 लाख किलोमीटर का पाइपलाइन है। आप देखते हैं कृष्णा से पानी हैदराबाद को आया 220 किलोमीटर के लिए 8 साल लगे, और सीएम साहब 220 से 1,50,000 किलोमीटर पाइपलाइन ला रहे हैं। तो काफी यकीनन पैसा आए, मगर ये है कि थोड़ा देर होते जाएंगे, मगर हर एक को बराबर जो चीज जरूरी है वो करते जा रहे हैं। और बहुत हम तो यकीनन तेलंगाना की आवाम लकी है, आपको बताता हूँ क्यों लकी है, बताता हूँ कि 14 साल मूवमेंट चला है। मैं एक बार जब मैं पार्टी में शामिल हो रहा था तो मेरी वालदा से मिलने के लिए गया। अभी इतना रो मेरी वालदा इतना रो मुझे रपट गए, लगो बेटा कौन सी पार्टी में जा रहा बेटा, गोलियां लेके जाते मंदिर में चल जा बेटा, कांग्रेस में चला बेटा। मैं बोला मैं तेलंगाना की तहरीक के लिए जा रहा हूँ। तो नहीं, मेरे विश्वास से बोले मेरे घर के पास में मेरे वाल के पास रजिस्ट्रेशन ऑफिस था, तो आजमपुरा रजिस्ट्रेशन ऑफिस, तो आजमपुर में था, कटोरे में था, नाम तो आजमपुरा रजिस्ट्रेशन ऑफिस था, उसे जला दिया गया। तो जब रजिस्ट्रेशन ऑफिस से डॉक्यूमेंट इन्फॉर्म पुलिस बहुत फायरिंग करी, तो हमारे घर में एक फैमिली आती थी जो हमारे घर के बाजू की थी, उसमें नौजवान लड़की थी 18 साल की। वो फैमिली वाले हमारे वालदा के पास बहुत आते जाते थे, हमारे घर भी आते थे, हालांकि हिंदू फैमिली थी मगर हमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत थी। तो लोग हमारे वालदा जब उसको गोली लगने के बाद हमारे वालदा को मारा तो इमीडिएट गए, वो जैसे देर में दवाखाना लेने की कोशिश करे, हमारे घर की गाड़ी ले जाके लगे वालदा, वो बच्ची का वही डेथ हो गई। तो गोली जो सामने सीने में लग गई। तो माँ को तो अपने औलाद से प्यार होती होती, उन्होंने बोले बेटा ये पार्टी में जाते गोलियां लग जाते, जेलों भी चले जाते, तेरे बच्चे कैसा सीखे तू कैसा रहेगा बोले। तो हम किस्मत वाले इस बात से कि हमारे सीएम साहब वायरस से बहुत दूर थे, 14 साल में एक भी आदमी नहीं मारा, इसलिए अमन की बात कर रहा हूं मैं। आज सीएम साहब से बहुत से लोगों से मीटिंग थी, लोग बोलते थे राव साहब कहा जा सकते थे तेलंगाना वाले जगह जब तक डंडा हाथ में पकड़ तक आप कैसा होता बोलते थे, मगर केसीआर साहब बोलते थे देखो भाई हम हिंदुस्तान के स्टेट का डिमांड है और हम नई स्टेट का नहीं कर रहे, पुरानी स्टेट का हम लड़ते रहेंगे अमन से। ऐसा नहीं रहा कि जो प्रोग्राम 369 में हुआ और अब ये 14 से जब 14 साल में नहीं हुआ, 13 रोके गए, पर ट्रेन जो है समझ में रोके नहीं, एकदम 5-5 लाख आदमी से प्रोग्राम दी। अब 5 लाख आदमी को पुलिस क्या करती, उसके बाद आहिस्ता पुलिस को 13 रोक दी। तो मतलब पुलिस के साथ कोऑपरेट करते हुए बड़ी तादाद में एक साथ जद्दोजहद करने से वायलेंस नहीं हुआ। तो कई लोग बोलते थे सीएम साहब को साहब वो उड़ा देंगे, ये उड़ा देंगे, बम ब्लास्ट कर देंगे, सीएम साहब बोलते थे हम नहीं चाहते, हम अमन का चला देर हो कितनी देर हो तो पड़ा नहीं, पर आंध्र के भाई भी हमारे भाई, हम उनके साथ कभी इंतकाम लेना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हमारी स्टेट पीसफुल स्टेट बने, हमारी स्टेट में वायलेंस ना आए। तो इस वजह से बहुत लंबी बहुत से सीएम साहब ने बहुत ज्यादा 14 साल तक मुसलसिल जद्दोजहद की, इतनी जद्दोजहद में एक भी आदमी बाद में बहुत से लोग सुसाइड करे तेलंगाना देश से देने पर, मगर वायलेंस की तरफ नहीं गए। तो मेरा यही है कि हम अमन से ही जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं और हमारे मीडिया पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है गंगा जमुना तहजीब को फरोग देना, और मीडिया के भी बहुत से मसाइल है। गवर्नमेंट आपकी है, सीएम साहब इससे पहले एक नुमाइंदगी भी हो चुकी है सीएम साहब से, और हमारे सियासत के क्या जर्नलिस्ट के सदस्य से हमारे हाशमी साहब को 15 मिनट लपट गए, बाद में लगता है कि फोटो भी ले लिए, एक फोटो लेकर साहब बोले तो गले मिल के फोटो ले लिए। बहुत देर तक कई इशू पे और भी जर्नलिस्ट थे लीड हाशमी साहब कर रहे थे, और उन्होंने कई सवाल किए साहब से कि हमारे जर्नलिस्टों का हेल्थ का कार्ड बनना चाहिए, उनकी फैमिली का भी हेल्थ का प्रॉब्लम होता है उनका भी कार्ड होना चाहिए। हम इतनी मेहनत करने बाद हम उसको भी दूसरे लोगों को बारे में सोच रहे हैं, हमको अखबार अलग है, मैं तो काम करने वाले लोग कोई लखपति करोड़पति नहीं है, तो लिहाजा उन लोगों के बारे में तफसीली इजाजत तो सीएम साहब वायदा करें, मैं बहुत जर्नलिस्टों को बुला के बैठ के बात करूंगा। और ऑलरेडी शुरू तेलंगाना मंत्री शायद 10 करोड़ रुपए कुछ इंश्योरेंस के लिए सैंक्शन किए थे, मगर इंशाअल्लाह ताला हम जरूर जो मसाइल आप लोगों के उसको बैठकर गौर करेंगे और सीएम साहब की तफसीली आईसी साहब से मैं समझता हूँ आधा घंटे तक बात करें इसी बारे में, जर्नलिस्टों के बारे में क्या क्या उनका मसाइल है, क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए। तो जरूर इस मामले में हम फाइल करेंगे और जो भी हमारी हुकूमत से आपके जो स्कीम्स रहेंगे उस पर अमल करते हैं। चाहे गवर्नमेंट से हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि हर चीज फ्री प्रोवाइड किया जाए। अभी एजुकेशन के बारे में सीएम साहब पहले 70-80 स्कूल बोले तो लोग बोले नहीं होता ना, तो फिर भी 120 ऐलान करे, 71 चालू करे थे, इस साल 89 चालू कर रहे हैं। परसों के मीटिंग में दशहरे में उन्होंने देखिए आपको खास बात बताता हूँ, गंगा जमुना तहजीब कैसा बढ़ती है, मुंह से बोलता गंगा जमुना तहजीब नहीं बढ़ती। गंगा जमुना तहजीब बढ़ाने के लिए दशहरे के दिन उन्होंने बहुत से मुस्लिम भाइयों को बुलाया, 3.5 घंटे तक उनके सवाल जवाब देते रहे। तो ये रमजान के दिन वो मेरे पास आते या कहीं और जाते, तो ये बढ़ाने से प्यार बढ़ता है, प्यार घटाने से घटता है। तो उनका एक ही मकसद है यहाँ के हिंदू हो मुसलमान हो मिलजुल कर रहे, मगर वो जरूर एक बात बोलते हैं तो मुस्लिम कम्युनिटी के साथ आंध्र पीरियड में सबसे ज्यादा नाइंसाफी, ये हकीकत है।
मैं खुद भी देख रहा हूँ बहुत से, मैं रेवेन्यू मिनिस्टर होने की वजह से लोगों के पास हजारों एकड़ जमीन थी, आज बिल्कुल अपने घर का ही नहीं होगा। ये आंध्रा वाले ऐसे ऐसे कानून लाए गए हमारे पास जो आंध्रा में नहीं थे, टेनेंसी एक्ट हमारे पास लागू किया गया जो वही आंध्र प्रदेश था, आंध्रा में लागू नहीं किया। टेनेंसी एक्ट में जो काश्तकार था उसे 60% दिया गया। अगर किसी के पास 1000 एकड़ जमीन थी तो सीधा सीधा 400 एकड़ पे आ गया। उसके बाद क्या करे, फिर सीलिंग एक्ट ला गया 51 एकड़, तो सीधा 1000 वाला चुने। मुसलमान परेशान थे, उसके हालात नहीं थे कि जमीनों को कंट्रोल कर सके, बच्चों के नाम पर ऐसे करा सके, तो बहुत से चीजों में जो मुश्किलात में थे। उसके बाद सीधा 51 करते आ गया। ऐसा वो चीज अगर उनमें इंसाफ होता तो आंध्रा और तेलंगाना दोनों जगह लागू करते। तो सिर्फ तेलंगाना में लागू किया गया, आंध्रा में सिटी के अंदर बड़े बड़े देवड़िया थे। हमारे वालिद साहब कहते थे मोहम्मद की देवड़ी उनके पास पहुंच थी, महिला आबाद होगा कौन सा फतेह दरवाजा आई हो, ऐसे देवड़िया थे, उनको लागू किया गया सिर्फ 1000 में जमीन रख सकता है। तो जो आदमी 1000 रख सकता है, जिसके पास 20,000 का घर है, बहुत से परेशानियों में परेशान हो गए। तो इसलिए अब टाइम आया कि सीएम साहब ये चाहते कि जो कौम पहले 68 साल पहले तक हुकूमत करती थी और आज 68 साल में तो लोग बिल्कुल, हमारी बात नहीं 50,000 की रिपोर्ट है, दलितों से भी कमजोर होती, तो उठाना किसकी जिम्मेदारी है? हुकूमत की जिम्मेदारी है। आप बोलेंगे आप गरीब हो गए, आप ही बढ़ जाओ, तो कैसा बढ़ सकते? बहुत से स्कीम आ रहे हैं। मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी में एक प्रोग्राम था, प्रोग्राम में जो है एक मौलाना साहब आए थे, वो शायद मैं समझता हूँ मद्रास के थे। तो उन्होंने अपनी तकरीर में कहा कि मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं चाहिए, मुसलमानों को भीड़ नहीं चाहिए। कविता वहां मौजूद थे, उन्होंने उनकी तकरीर में कहा, कविता ने, यह मौलाना जो बात बोले उससे मैं मुत्तफिक नहीं हूँ। मुसलमान कमजोर कैसा हुए? मुसलमान अपने आप से तो कमजोर रहे, उन पर कई कानून लागू किया गया, मुलाजिमतों का तनासुब घटा दिया गया। मुसलमान कमजोर हुए हुकूमत की तरफ, इसलिए हुकूमत उन्हें अपलिफ्ट करने के लिए रिजर्वेशन देना चाहती है कि कोई भीख नहीं है कि किसी पे मेहरबानी नहीं। आज जो है वो जमाने में अम्बेडकर साहब दलितों को रिजर्वेशन देने से आज कई लोग IAS ऑफिसर है, IPS ऑफिसर है, कई अच्छे अच्छे पोस्टों पे। तो आज हमारे साथ भी रिजर्वेशन हुआ है, ठीक है, बहुत से तकलीफात से गुजर रहे, पर नीयत जब अच्छी रही, अल्लाह से दुआ करते हैं कि उसमें हमें कामयाबी मिले। मगर उसके अलावा भी जहां जहां भी मौका रहे, जरूर माइनॉरिटी कमेटी को डेवलप करने के लिए सीएम साहब बहुत अच्छा प्लान बनाए। परसों उन्होंने बताया कि कम से कम 1,25,000 से 1,50,000 बच्चों को फ्री तालीम दी जाएगी मुकम्मल रेजिडेंशियल स्कूल में, जब तक मुसलसल इजाफा करते रहेंगे स्कूल, जब तक 1.5 लाख बच्चे नहीं होंगे, जब तक कभी स्कूल में रुकावट है। और 1.5 लाख के बाद भी अगर डिमांड रहेगा तो और भी खोलेंगे। तो हम सीएम साहब अगर 1.5 लाख 2 लाख बच्चे हमारे मदरसों में फ्री पढ़ेंगे, जहां पर एक बच्चे पे 80-85 हज़ार रुपये खर्चा आ रहा है, अगर वहां रखकर फ्री तालीम दी जाएगी, माँ बाप को भी बोझ कम होगा। और अहम बात यह है, इस मरतबा मैं 2 बात बताता हूँ, यहाँ बहुत से बड़े बड़े एडिटर भी बैठे हुए। पहली मरतबा ऐसा गवर्नमेंट के स्कूल में जो बच्चे तालीम हासिल करते हैं, SC/ST बच्चे, वो बच्चे 60 बच्चे एमसेट में सेलेक्ट हुए MBBS के अंदर। इससे पहले तो गवर्नमेंट स्कूल का रेट 0% ही आता था। मैं जिस स्कूल में पढ़ता था आदमपुरा था, वहां मैं रहा तक भी सर 20-25% फर्स्ट क्लास आते थे, बाकी सेकंड थर्ड आगे थोड़े बहुत फेल भी होते थे, 60% तो पास होते थे। एक जमाना ऐसा 0% होता था, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल तक उसे स्कूल ही बर्दाश्त हो गया। तो कई जगह ऐसा है। एडमिनिस्ट्रेशन हुकूमत का क्या था, वो लोग कॉर्पोरेट दवाखानों को और कॉर्पोरेट स्कूल को डेवलप करें, गवर्नमेंट स्कूलों को गवर्नमेंट दवाखानों को टोटल खत्म करें। आज उस्मानिया में आज से इंतजाम हो रहा है, 6,000 रुपये की बेड को हुकूमत दे रही है मेंटेनेंस के लिए पर मंथ। और पूरे एक जमाना में देखता था अगर एक्सरे मशीन खराब है तो 2 महीने नहीं बनता। तो ऐसे बहुत सी चीज अभी भी काफी काम करना बाकी है हुकूमत को। तो एक के बाद एक हुकूमत करना चाह रही है, तो ऐसी जर्नलिस्टों के भी मसला काफी पेंडिंग है। तो जरूर एक बार हम बैठेंगे, सीएम साहब से भी एक मीटिंग कराएंगे। खासतौर से उर्दू जर्नल से बहुत माशी तौर से तंग है, वैसे उर्दू अखबार भी उतना बड़ा प्रॉफिट है, अल्लाह का करम सियासत को समझे, अल्लाह राम रखे करम को। दूसरे अखबार जो है तो मैं परेशान है उससे, जिस तरह की अभी मैं बात करा, जैसा इतने तेलुगु पेपर होने के बाद भी कुछ अच्छे पोजिशन में टीवी चैनल भी है। उर्दू चैनल तो कहीं था ही नहीं, वहाँ पर एक 4 TV था। उसके बाद मैं बोला चलो कुछ लगा देंगे, कुछ ना कुछ हमारे, वो भी कोई मेरा टीवी का इरादा नहीं था। सीएम साहब के पास एक बार आर्गूमेंट चल रहा था। अब मैं क्या चल रहा था कि रेजिडेंशियल स्कूल में मुसलमान शरीक नहीं करवाते अपने बच्चों को, कम से कम 2 दिन चलता रहा। कुछ लोग मुखालिफत करते रहे, रेजिडेंशियल स्कूल डालो या को इसमें कोई भी अपने बच्चों को मुसलमान नहीं चाहते बच्चा अपने घर के बाहर किसी हाथों में पड़े। और लड़कियों का तो सोचो मत, लीडर आपको बोले लड़कियों का तो सोचो मत, कोई दाखिला नहीं दिलवा। क्या करेंगे बोल के सीएम साहब मैंने कलेक्टर की मीटिंग में
मैं सीएम साहब को बोला साहब करता हूँ, एक बार आपके तरफ से बोलता मैं तो सर्कुलर जा गया, पब्लिसिटी ज्यादा से ज्यादा करो। तो सीएम साहब ऐसा बोले, हमारे डिप्टी सीएम साहब महेंद्र अली साहब घबरा रहे, कल बोले कि वो स्कूल में एडमिशन मिलते कि नहीं मिलती, जरा आप लोग थोड़ा अच्छा तवज्जो दो, पब्लिसिटी अच्छी करो। मगर उस वक्त मैं सोचा भाई अखबार के जरिए जाएंगे तो कितना जाएगा, मुसलमानों को अखबार भी पढ़ना नहीं आता, बहुत से लोग ऐसे तो उर्दू भी पढ़ना नहीं आता, तो लिहाजा टीवी लगा जाए वो तो टीवी उर्दू, क्योंकि वो लोग अभी भी डरा है, वो उर्दू चलता नहीं टीवी की। पर आप लोग की दुआ से 2-3 महीने तकलीफ हुई, बाद में तो जिसका उसको बराबर तो होगा। तो उससे बहुत अवेयरनेस बिल्डअप करे, बहुत बार बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल लोगों को बिठाए, हमारे जो भी तालीमी याफ्ता प्रोफेसर है, लेक्चरर्स है, जो हमारे इंटेलेक्चुअल जो भी IPS IAS अफसर है, बहुत कम है, सभी लोगों को हम 1 घंटा बिठा के बोले कि गरीब आदमी भी ऊंचे दर्जे पर जा सकता है सिर्फ तालीम से। तालीम की ताकत दुनिया में सबसे बड़ी अगर कोई ताकत है तो तालीम की। पैसे वाले का तो उतार चढ़ाव चलते रहता, पैसे वाले ज्यादा लोग तालीम याफ्ता आदमी की इज्जत करते, पैसे वाला अपने घर के अंदर तक रहता है, तालीम से लोगों को फायदा पहुंचे। एक आदमी अगर खानदान में काबिल हो जाएगा, इसलिए सीएम साहब बहुत से स्कीम से हमारे शादी मुबारक स्कीम में बहुत हमारे, अब तो हमारे पास आ गए मिलती साहब फारूक भाई से मेरी बहुत बहस हुई थी काउंसिल में कि मैं बोला भाई ये शादी करते तो आप ऐसे क्यों करते, भाई पैसे दे दो, वो तो पैसे कहा जाते, अरे भाई लीडरा खा गए तो खा गए, गरीबा खाए तो क्या आता चला। तो वो पहले क्या करते थे, शादी के लिए 25,000 रुपये में जाए तो 200-300 शादी होते थे, सत्या कितने होते थे 200-300। तो मैं जब पहला बजट बना सीएम साहब को जाके बोला तो सीएम साहब ऐलान करे, उसके बाद मैं हज को जा रहा था तो बजट बना के सीएम साहब बोले साहब आप जा रहे ना बंदे, आप जरा बजट एक बार देखिए। नजीब साहब हमारे सेक्रेटरी थे, मैंने सेक्रेटरी, मैं उनसे बुला के बजट में मैं बोला भाई शादियों का बजट, मैं बोला 20,000 बजट, उन्होंने ऐसी बोले 20,000 का रास्ता पैदा करा था 20,000। मैं बोला साहब कैसे ना करा थे, नहीं होता था, आप बहुत कोशिश कर लिया कांग्रेस में, 2-3 हजार तक भी नहीं जा सके, 2-3 हजार तक नहीं जाके 20,000 कैसे जाते। तो मैं बोला कोशिश करेंगे भाई, अल्लाह मालिक का जरूर करेंगे, नरमी लेंगे उसके अंदर खाने में। तो खैर हम बोले भाई 20,000 शादी करा देंगे, मतलब 100 करोड़ रुपये उसको सैंक्शन दे। बाद में हमारे एक भाई बयान करे कि भाई ये डिसीजन को पढ़ना कि ना खाता 20,000 शादी कराना आसान बात है। तो मैं जब हज के लिए जा रहा था तो मुझसे कुछ सवाल करते, मैं बोला भाई 1 साल का डाल दो, शायद वो 2 अक्टूबर का बात थी, 1 साल मुकम्मल दो, उस दिन मैं आपको स्टेटमेंट का जवाब दूंगा। 1 साल के बाद कहता हूँ 24,000 शादी कर रहा है। तो बीच में अलबत्ता आप थोड़े दिन पहले क्या हुआ, बहुत से पहले लड़की के नाम पे दे रहे थे, तो लड़की के नाम पे देने से क्या हुआ, शादी होते डामा साहब सास को आप देते रहते, झगड़ा शुरू, क्या तेरे शादी के पहले है ना, तेरे बात क्या था मेरे, जिसका मैंने फिर कपड़े हमारे पास था, हमारे पास आता फिर सीएम साहब गौर करके क्या करे, तो उसके बाद नहीं सास के नाम पे देंगे, उसमें थोड़ा एक महीना नीचे ऊपर हुआ, क्या है डिजिटल लेना तो इंक्वायरी होती थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, तो पासपोर्ट इंक्वायरी करेंगे भाई साहब, एक बार डिसीजन में आएगा वो इंक्वायरी में और प्रॉब्लम होता है। अब पुलिस वाला शादी से पहले दूल्हे के घर भी चले आ रहा प्रॉब्लम आया, अरे ये क्या भाई शादी से पहले पुलिस वाले अरे बात में क्या करती है, फिर वो उसको खत्म कर लेना, थोड़ा सा डिले हुआ। और एक बात मैं कुछ बोला आपसे, तो इसकी बहुत बड़े बड़े एक साथ एक लाते जा रहे, उसकी वजह से खजाने में जरा तंगी चल रही, नई स्टेट है, और अल्लाह चाहे तो 5-6 साल में हमारे पास काफी पैसा और बजट। एक बात बता दो, हमारा हर डिपार्टमेंट में रेवेन्यू बढ़ रहा है, कोई ऐसा डिपार्टमेंट में रेवेन्यू है, आज हमारे जो स्टाफ में रजिस्ट्रेशन का है 39% है, लास्ट मंथ की 30 तारीख तक, अभी 4-5 दिन लास्ट ईयर से बढ़ गया है। पहले साल 20% बढ़ा, दूसरे साल 22 साल 39% बढ़ रहे, और उल्टा रेट कम कर दिया है, गिफ्टेड में 4% को 1% कर दिए, और रेट कहीं नहीं बढ़ा है। सीएम साहब जो हमारे ऑफिसर बहुत तंग करे तो रेट बढ़ा देंगे, आंध्रा में बढ़ेगा, अरे सीएम साहब बोले रहने दो भाई, तेलंगाना लोग वही रेट तो करा दो, वैसे कुछ तो करा दो, सहूलत रहती, रेट कहीं बढ़ा दो, मार्केट रेट तो भी बढ़ाओ, कोई चीज न बढ़ाना, उल्टा कुछ फैसिलिटी दे देते हो बिजनेस। पूरे रजिस्ट्रेशन ऑफिस देखिए 57 साल में 3 ओन बिल्डिंग में रहते, सिर्फ 3 ऑफिस थे जो ओन बिल्डिंग थे, 141 में 138 रेंटल बिल्डिंग, अलग से अब तक मैं 90 से ज्यादा बिल्डिंग का फाउंडेशन रखा गया और 25 तैयार भी हो गए, और ये साल मार्च तक हमारे डिपार्टमेंट में 100% बिल्डिंग होना चाहिए। तो 1 साल में कंप्लीट हो और 100% फाउंडेशन है, तो हर डिपार्टमेंट में खर्चा भी बढ़ रहा। किराए की बिल्डिंग का जो था 10,000 रुपये, बात करो फ्री हमारी बिल्डिंग, दुकानों का खर्चा ज्यादा आ जाता किराया नहीं। रजिस्ट्रेशन ऑफिस फ्री होगा तो सामने जितने एजेंडा रहते हैं मल्टी के 2,000 रुपये 10,000 15,000 को लेते,
साथ ही बिल्डिंग में जाने से लोगों को आसान होगा और हर बिल्डिंग में काउंटर है। मैं यही हूँ, अगर गरीब आदमी भी अगर रजिस्ट्रेशन को आ रहा तो रजिस्ट्री डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है उसको गाइड करना कि प्रॉपर्टी ले सकते हैं नहीं ले सकते, इसमें लिटिगेशन है नहीं है। तो मैं बोला भाई हम बचपन में हमारे मामला के साथ जाते थे, 16 साल की उम्र में बाबा तो नहीं आते थे, हमारे लेके जाते तो बोला बोलते थे भाई अरे आप गिरा कर हमारे भगवान है, आपसे आमदनी हो रही ना। तो बोला फिर ये भी तो हमारे भगवान है जिसका रजिस्ट्री करा रहे। बोला जान मुझसे लीडर बुलाया जब एक बिजनेस वाला बोल सकता तो आपको भी इनकम हो रही, उनको रेस्पेक्ट दो, चाय पिलाओ बिठाओ, अच्छी तरीके से बोल सकते हो और उनको गाइड करो। आपको तो फीस है, अच्छी तो गवर्नमेंट की चीज है। और ऊपर अभी पहले आपको ट्रांसफर हुआ था कुछ हिसाब किताब था, अब तो 0% में ट्रांसफर हो रहा था। कभी भी नहीं इतने पैसे लेके आ रहे भाई किस्सा क्या हो। आप लोग नहीं तेलंगाना का ऐलान होगा, मेरा नाम भैया विनोद कुमार था, बरंगर गए तो थोड़ा एक हमारे जाके कमरे में मेरे तो वो इंस्पेक्टर बहुत सारी लेडी आई और मैं गया और बहुत टंकर से अभी पैसों को हम लोग बोले उसको पता चलता हम दोनों आपको आया था कोई इंस्पेक्टर आने के बाद हम बोले देखो भाई तेलंगाना बन गया क्या साहब माफ कर दो साहब, तो 10 लाख देके 6 लाख इंटरेस्ट है 4 लाख रुपए मेरे पास से। अब वो इंटरेस्ट और पैसा वसूल करने के लिए थोड़ी गलती कर रही हो, मुझे माफ करो ऐसा करें। तो पहले सिस्टम ऐसा, अब 0 सिस्टम होने से क्या हो रहा, किसी को भी एडवांस देके आना नहीं पड़ा, जो भी मिल गया पहले गरीबा थोड़ा सा तो पैसे का हिसाब है। इसलिए सर्विस बहुत अच्छी है, आप सब जानते हैं, आपके पास आप लोगों को हमसे ज्यादा रहते। तो मैं एक बात का जरूर वादा करता हूँ, जगदीश भाई हमारे लिए बहुत अहमियत के हामिल है। हम अच्छी से अच्छी नींद करेंगे और खासतौर से कैबिनेट नींद से थोड़ा जहाँ तक हो सके ढूंढना चलना तहजीब को फरोग दीजिए, क्योंकि अल्लाह ताला आपके हाथ में कलम दिया है और कलम बहुत बड़ी चीज है। आयतुल्लाह खमीनी साहब जो है कलम के इनकलाब है, आगे कोई मूवमेंट न चला है, तो आपका कलम बहुत अहमियत का हामिल है। कलम से जहाँ तक हो सके हमारे हर कौमों में, हम हिंदुस्तान में बसते यकीनन हम उसका खिदमत है कि हर फूल हर कलम का एक फूल है, उसकी हम खिदमत करते प्यार मोहब्बत की न्यूज को अच्छी तरह कर डालिए। और जो ऐसे न्यूज है जिससे लीडरों पे आप तब्दील कर सकते हो वो नहीं हो, वो तो बराबर आप गलती करें, आप बराबर बोल सकते हैं, मगर गंगा जमुना तहजीब को ज्यादा से ज्यादा फरोग दीजिए। और आज के जो इशू है एक बार हम एक बार बैठेंगे, अभी हम माजिद भाई से बोला कि ऑलरेडी हमारे सीएम साहब बातचीत कर चुके हैं, एक बार क्या क्या आपके एजेंडे क्या है, खासतौर से मुझे कर सकते हैं कि बहुत ज्यादा और भी थोड़ा आगे बढ़ना पड़ता है। जिस तरह मुसलमानों के बारे में सीएम साहब का जहन है कि हुक्मरान कौम दलित से भी नीचे हो चुकी है, एजुकेशन में बहुत बैकवर्ड हो चुकी है, उसी तरह उनकी जर्नलिस्ट को भी जरा मोटे करना जरूरी है, बहुत पतले होते जा रहे हैं। जो भी हुकूमत से जो मदद हो सकती है आपके साथ जो पूरा मुकम्मल इंसाफ होगा, आप लोगों को सबको इंशाअल्लाह ताला ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। और यही बताया आपके लोगों से, आप जरूर ट्रेनिंग करा दीजिए। जैसा मैं बोला था, आदमी तरक्की करते करते IAS भी चला था, IPS भी बन गया, वहाँ पर बहुत से DSP को जो SP बना दिया, क्यों उनका एक्सपीरियंस था, काम अच्छा करते थे। तो उसी तरह कई DSP को कलेक्टर बनाएगा, तो वैसे आप लोगों में भी जो प्रैक्टिकल काम करते हैं बहुत वर्षों से जर्नलिस्ट का काम करते हैं, मगर जर्नलिस्टों को जो नए जर्नलिस्ट आ रहे हैं उन्हें अच्छी से अच्छी ट्रेनिंग दीजिए, अच्छे से अच्छा लिखने का फॉर्म बताइए, किस तरह इंटरव्यू लेना, किस तरह फेस करना। और हम भी यही चाहते हैं कि जर्नलिस्टों को अच्छे से अच्छी जिंदगी गुजारने का मौका अदा करे हुकूमत। जो भी स्कीम गवर्नमेंट के आपके साथ भी उसका इम्प्लीमेंट हो, आप लोगों को तो फायदा होंगे, ताकि आप अच्छे से अच्छे तरीके से अपना फैमिली के साथ अच्छे रह सके। क्योंकि आमदनी भी कम है, तो मैं पौधे बोलते रहता हूँ यहाँ 16 को अच्छा काम कर, बाद में बीवी गुस्सा करके कमाया तो मैं उसकी बीवी को पूछेगी, तो बीवी जो है यहाँ से नाराज रहती। तो हमारे लोगों की आमदनी अच्छी होना चाहिए, हम अच्छी तरीके से जिंदगी गुजारना है। हुकूमत जो भी हो सकता जरूर, क्योंकि हम बहुत से लोगों को दिल से याद भी करते हैं, याद भी रखते हैं, तो हमारे बुरे वक्त से हमारी हर एक जो भी प्रोग्राम को बाज़ाब्ता तरीके से हाईलाइट करते थे उनका भी दिल की गहराई से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और इंशाअल्लाह ताला जो इशूज है मिलकर बैठेंगे, अपन CM साहब पास ले जाएंगे और उसे हल करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।